मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वेरिफिकेशन के चैप्टर में आज अपनी चर्चा का जो विषय रहेंगे वो इस प्रकार से है। उसमें है अंकेक्षक तथा संपत्तियों का सत्यापन। दूसरा रहेगा संपत्तियों का मूल्यांकन। और तीसरा, मूल्यांकन के संबंध में क्या प्रचलित सिद्धांत हैं। तो अपन शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, अंकेक्षक तथा संपत्तियों का सत्यापन। ऑडिटर्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ सेट्स। नंबर 1, सर्वप्रथम अंकेक्षक को चल संपत्तियों जैसे रोकड़, बिल, माल, प्रतिभूतियाँ आदि का परीक्षण करने के लिए यथासंभव उसी दिन संस्था के कार्यालयों में उपस्थित हो जाना चाहिए जिस दिन आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जा रहा हो, अर्थात आर्थिक वर्ष समाप्त होता हो। इससे उसे इन संपत्तियों का सत्यापन करने में सुविधा रहेगी। यदि किसी कारणवश वह उस दिन उपस्थित न हो तो उसके बाद यथाशीघ्र उसे संस्था में आकर स्वयं चल संपत्तियों का सत्यापन करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले उसे आर्थिक वर्ष के समाप्त होने के दिन से उसके वहाँ उपस्थित होने के दिन तक के सब लेन देनों का प्रमाणन करना चाहिए और प्रमाणन की जांच से संतुष्ट होने के बाद उस दिन वास्तव में विद्यमान चल संपत्ति का भौतिक परीक्षण करके उसका सत्यापन करना चाहिए। दूसरा, विनिमय सुलभ, इजीली एक्सचेंजेबल या विनिमय साध्य, नेगोशिएबल संपत्तियों का सत्यापन करते समय अंकेक्षक को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी संस्था में रोकड़ की कई प्रकार की बाकियां हैं तो अंकेक्षक को सब बाकियां एक साथ ही अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। विनिमय साध्य पत्रों जैसे प्रतिभूतियां, बिल, हुंडी, बैंक शेष इत्यादि का सत्यापन करते समय भी इस प्रकार की सतर्कता आवश्यक है। इन सबको अंकेक्षक को तुरंत अपने अधिकार में कर लेना चाहिए और उनसे कोई चीज़ तब तक नहीं लौटनी चाहिए जब तक उन सब का सत्यापन समाप्त न हो जाए। अच्छा ये भी होगा कि अंकेक्षक उन अलमारियों, तिजोरियों आदि की चाबी में भी अपने कब्जे में ले ले जिनमें ये संपत्तियां रखी हुई है और उनको तब तक न लौटाए जब तक उनका सत्यापन पूर्ण न हो जाए। नंबर 3, यदि ये विनिमय साध्य पत्र संख्या के पास न होकर उसके बैंक, दलाल, वकील या अन्य किसी व्यक्ति के पास अधिग्रहण में हो तो भी अंकेक्षक को भौतिक परीक्षण करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से भौतिक परीक्षण संभव न हो तो उन संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं का प्रमाण पत्र स्वीकार कर लेना चाहिए, बशर्ते कि अंकेक्षक की दृष्टि में विश्वास पात्र हो। नंबर 4, अंकेक्षक को अन्य संपत्तियों जैसे कि स्थायी संपत्ति, क्षय होने वाली संपत्ति, अदृश्य संपत्ति या कृत्रिम संपत्ति का सत्यापन उनके सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सुविधानुसार समय पर करना चाहिए। नंबर 5, अंकेक्षक को यह साधारण नियम तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि सत्यापन कार्य में
संस्था के किसी कर्मचारी की सहायता नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसे यह कार्य करते समय दृढ़ ही रहना चाहिए। ये आपका हुआ ऑडिटर्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ सेट्स। फिर चलते हैं, अगला अपना टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ सेट्स, संपत्तियों का मूल्यांकन। मूल्यांकन सत्यापन का ही एक आवश्यक अंग या तत्व है। संपत्तियों के मूल्यांकन से तात्पर्य है यह जांच करना है कि चिट्ठे में संपत्तियों को सही एवं उचित मूल्य पर दिखाया गया है या नहीं। संपत्तियों का उचित एवं सही मूल्य कैसे निकाला जाए, इस संबंध में अलग अलग प्रकार की संपत्तियों के अलग अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं स्थायी संपत्ति, चल संपत्ति, क्षयी संपत्ति, अदर संपत्ति, कर्तव्य संपत्ति के मूल्यांकन के बारे में भी भिन्न भिन्न नियम है, जिसको अपन आगे इसी में चर्चा करेंगे। यहाँ तो केवल यही समझ लेना चाहिए कि कौन कौन सी संपत्तियाँ हैं और उनको चिट्ठे में सही एवं उचित मूल्य पर दिखाना है। संपत्तियों का सत्यापन करते समय मूल्यांकन का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि संपत्तियों को चिट्ठे में सही मूल्य पर नहीं दिखाया जाएगा तो अंकेक्षक की रिपोर्ट गलत होने के कारण उसके दायित्व तो बनेंगे ही, साथ में चिट्ठा भी सही आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं करेगा। यदि मूल्य को बढ़ाकर दिखाया जाता है तो संस्था की पूंजी क्षीण होती जाएगी, क्योंकि पूंजी में से लाभांश दिए जाएंगे, तथा दूसरी ओर यदि मूल्यों को घटाकर दिखाया गया है तो गुप्त रिजर्व होंगे, जिनका प्रबंधकों द्वारा दुरुपयोग हो सकेगा। सही मूल्यांकन न होने पर बाहर के व्यक्ति जैसे लेनदार, ऋण देने वाले आदि भी धोखा दे सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मूल्य कौन से होते हैं, ये आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और शुरू से पढ़ते आ रहे हो और आप बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब मालूम है। वो मैं उनके नेम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। वो है विभिन्न प्रकार के मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू, प्राप्य मूल्य, रिलाइजेबल वैल्यू। अगला है प्रतिस्थापन मूल्य, रिप्लेसमेंट वैल्यू, और लास्ट उपयोगिता अथवा चालू स्थिति मूल्य, गोइंग कंसर्न वैल्यू। ये 6 मूल्य होते हैं जिन पे अपन संपत्तियों का मूल्यांकन करने में प्रयोग करते हैं, और सभी के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। फिर दूसरा अपना आ जाता है मूल्यांकन के संबंध में, संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में क्या प्रचलित सिद्धांत हैं, क्या उनका फॉलो किया जाता है, वो इस प्रकार से है। नंबर 1 से लेते हैं अपन। पहली संपत्ति कौन सी, आपकी स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ स्थायी संपत्तियाँ होती है। स्थायी संपत्तियाँ उसे कहते हैं जिनकी सहायता से व्यवसाय चलाया जाता है और जो व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए रखी जाती है, बिक्री के लिए नहीं। जैसे भूमि, मकान, मशीनें, फर्नीचर आदि। इन संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय इनके बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि भूमि कभी नष्ट नहीं होती, तो इसका मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। अन्य संपत्तियों में से प्रत्येक कुछ न कुछ क्षय होने वाली संपत्तियां होती है। इनका मूल्यांकन प्राय चालू मूल्य स्थिति, गोइंग कंसर्न वैल्यू पर किया जाता है। चालू स्थिति से तात्पर्य है कि इन संपत्तियों के मूल्य में से प्रतिवर्ष कुछ मूल्यह्रास अपलिखित किया जावे। मूल्यह्रास अपलिखित करने की कई विधियां प्रचलित हैं, उनके बारे में आपको पता है, उनके आधार पर किया जाएगा। कंपनी के संबंध में कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि किसी स्थायी संपत्ति का लागत मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो उस संपत्ति के पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है। पुस्तक मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है
जो संपत्ति का व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में कंपनी अधिनियम 1956 के लागू होने के समय था। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन के संबंध में ऐसी व्यवस्था है। व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां प्राय ह्रास योग्य संपत्तियां होती हैं जिन पर लेखा सिद्धांतों के अनुसार प्रतिवर्ष ह्रास अपलिखित करना आवश्यक है। दूसरी आती है आपकी इसी में चल संपत्तियों का मूल्यांकन। चल संपत्तियों के अंतर्गत वे संपत्तियां आती हैं जिनमें व्यवसाय व्यापार करता है अथवा जो पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती है अथवा उत्पादन के दौरान जिनका रूप भी बदलता रहता है अथवा जिनकी बिक्री के लिए उत्पादन किया जाता है अथवा जिनको आसानी से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, प्राप्य बिल, बैंक में जमा रकम, नकद रोकड़ आदि। इन संपत्तियों में से कच्चा माल, वार्ध निर्मित माल का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। निर्मित माल का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में जो भी कम हो उसी पर किया जाता है। जैसे डेटर्स BR का मूल्यांकन पुस्तक मूल्य पर किया जाता है और इनसे संबंधित कोई अप्राप्य ऋण, बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स है तो उनको घटा दिया जाएगा। तीसरा है अपना संपत्तियों में आ जाता है क्षयी संपत्तियों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ वेस्टिंग सेट्स। ये संपत्तियां भी प्राय स्थायी स्वभाव की होती हैं। इनके अंतर्गत हम उन संपत्तियों को शामिल करते हैं जिनका कार्य में प्रयोग होने के कारण क्षय होता है। और ऐसी संपत्तियों में क्या आएगी? खान तथा तेल के कुएं। समय के साथ साथ क्षय होने वाली संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाया जाता है तथा प्रतिवर्ष क्षय होने वाले मूल्य ह्रास लागत मूल्य में से घटा दिया जाता है। प्रयोग के कारण क्षय होने वाली संपत्तियों के संबंध में मूल्य ह्रास की सही रकम निकालना असंभव है। फिर भी संस्थाएं इन संपत्तियों को लागत मूल्य में से अनुमानित मूल्य ह्रास की रकम घटाकर दिखाती है। चौथी है आपकी अदृश्य संपत्तियों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता और हाथों से छुआ नहीं जा सकता, फिर भी इनका अस्तित्व जरूर होता है और ये भी व्यवसाय की उसी प्रकार की सेवाएं करती हैं जिस प्रकार इन्हें संपत्तियां करती है। इन संपत्तियों का सबसे अच्छा उदाहरण है ख्याति, गुडविल। इसे व्यवसाय में लागत मूल्य तो पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है। ऐसी संपत्तियों के अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इत्यादि। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इन संपत्तियों को स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा कंपनी के चिट्ठे में इनके मूल्यांकन के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो स्थायी संपत्तियों पर लागू होते हैं। और लास्ट है आपकी संपत्ति वह फिक्सियस सेट्स। ये प्राय व्यवसाय की संपत्तियां नहीं होती बल्कि खर्च व हानियां हैं। इन्हें तब तक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है जब तक लाभ हानि खाते से पूर्ण रूप से अपलिखित नहीं कर दिया जाता। इसके उदाहरण है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डेवलपमेंट कार्यों पर किए गए खर्चे आदि। और इनका मूल्यांकन पुस्तक मूल्य पर किया जाता है जो अब तक अपलिखित नहीं किया गया हो।
यह आज अपनी चर्चा का विषय था जो समाप्त हुआ।